निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर विग और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं और एक बहुत अच्छे पराक्रमी सदस्य भी हैं कांग्रेस के और कर्मठ नेता भी हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, 22 तारीख को पहलगाम जो हुआ था, दर्दनाक घटना हुई थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ठीक 15 दिन के बाद 17 दिन के बाद लॉन्च किया गया और उसके बाद ठीक 3 दिन के बाद इसको विराम कर दिया गया, विराम दे दिया गया, यानी कि सीज फायर हो गया। और देखिए, सीज फायर होने के बाद भी अभी केवल ये हो रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि भारत में अभी भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि आतंकवाद के सिर जब तक नहीं कुचले जाएंगे तब तक ये आतंकवादी यहाँ पे सर उठा के और भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखना ये है कि आगे हमारी भारतीय सेना जो बॉर्डर पे मुस्तैद है और हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है। क्योंकि जब तक आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था, तब तक कुछ नहीं होने वाला है पाकिस्तान का। जी बताएं कल्याण जी। नमस्कार। देखिए, ये बड़ा ही भाग्यपूर्ण सीज फायर है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि तीसरा देश बीच में आकर अनाउंस करता है कि सीज फायर कर दिया जाए और सीज फायर हो जाता है। मैंने मेरी लाइफ में 1965 का वार भी देखा है, 1971 का वार भी देखा है और 1999 का जो कारगिल था वो भी देखा है और 2025 वाला भी मैं देख रहा हूँ। 1965 में महज में 5 साल का था, तब मुझे समझ नहीं थी, मगर 1965 का और 1971 में मैं करीब 10-11 साल का था, तब हमें मालूम था। और वो युद्ध काफी टाइम चला, शायद 13-14 दिन चला। और 1971 में उस वक्त जो प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। और जो विदेशी लोग बाग और विदेशी ताकतें थी, जो वर्ल्ड की सबसे सिरमौर ताकतें जिन्हें कहते थे कि अमेरिका और रशिया हुआ करती थी। रशिया उस वक्त जो है यूनाइटेड स्टेट था, एक वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया के नाम से जाना जाता था। मगर बाद में अमेरिका ने छल से और आतंकवादियों के बल से उसके 9 टुकड़े करवा दिए। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो 9 टुकड़े आज भी रशिया से लड़ रहे हैं। इसमें एक यूक्रेन भी है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये जितने भी हैं सारे के सारे रशिया के टुकड़े थे। और एक ये यूनाइटेड स्टेट था और यही देश ऐसा था जो अमेरिका को टक्कर देता था और अमेरिका से जवाब सवाल करता था। मगर अमेरिका ने अपनी कूटनीति से और छल कपट से यहाँ पर जो लादेन को पनपाया, लादेन ग्रुप को जो पनपाया पाकिस्तान में, और उसके थ्रू वहां पर अस्थिरता फैलाई एशिया में, और अफगानिस्तान के थ्रू और ताजिकिस्तान के थ्रू, उज्बेकिस्तान के थ्रू वहां पर यही रणनीति अपनाकर जो आज यहाँ पर रणनीति अपनाई जा रही है भारत के टुकड़े करने के लिए, यही रणनीति अपनाकर एशिया के 9 टुकड़े कर दिए गए। तो उन चीजों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि रशिया उस वक्त इंडिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और रशिया ने कभी दोगली बातें नहीं करी। इसने भरपूर इंडिया का सहयोग किया और इंडिया का साथ दिया हर चीज में, और इंडिया को प्रोग्रेस करने में कभी बाधित नहीं बना। मगर जब से ये सरकार आई है
और जब से नई सरकार जो आई है ये कमियां ढूंढ रही है, ये सब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, अपना व्यवसाय ढूंढ रहे हैं और अपना नाम चमकाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो देश हित में काम करती थी और देश में जो भी अच्छा होता था, देश के लिए अच्छा होता था, जनता के लिए अच्छा होता था, प्रोग्रेस के लिए अच्छा होता था, वो निर्णय लेती थी। मगर भाग्य ये है कि अब राजनीति बदल चुकी है और अब राजनीतिक लोग जो है, राजनेता जो है, वो अपने स्वार्थ के लिए निर्णय लेते हैं और देश हित में नहीं सोचते। क्योंकि कारगिल में जैसा हुआ था कि कारगिल में वही बोफोर्स तोप जिसके बारे में इन्होंने विपक्ष वालों ने कहा था कि बोफोर्स घोटाला किया है और इनको बहुत बदनाम किया था, अगर वही तोप जो वहां पर काम आई और कारगिल में फतेह करवाने का, कारगिल में विजय करवाने के लिए सबसे बेस्ट हथियार भारत के पास था। और अब धीरे धीरे करके जो सारे केस चल रहे थे विपक्ष के खिलाफ, एलओपी जो विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी, उसके खिलाफ वो धीरे धीरे कोर्ट में खारिज होते जा रहे हैं। और रिसेंटली मैं अभी आपको बता दूं कि इसी पार्टी ने एक 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और जो यहाँ पर एशियाड गेम हुए थे दिल्ली में, इसमें कलमाडी साहब थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों को अभी रिसेंटली 1 महीने पहले अदालत ने खारिज कर दिया और इन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो अब राजनीति ऐसी हो गई है कि राजनेता सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना भला देखते हैं, जनता का और देश का कोई भला नहीं देखते। जैसा अभी रिसेंटली अभी आपने देखा कि इन्होंने जो है सीज फायर करवाया। सीज फायर में देखने वाली बात यह है कि हमको क्या मिला, भारतीय लोगों को क्या मिला और भारत की जो रेपुटेशन थी उसका क्या परिणाम निकला। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तीसरा आदमी आता है और इनको निर्देश देके चले जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक 1971 का एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा कि जिस वक्त इंदिरा गांधी अमेरिका को प्रेसिडेंट से मिलने गई और प्रेसिडेंट ने वहां पर इंदिरा गांधी को 45 मिनट इंतजार करवाया और फिर बाद में मिला या नहीं मिला, वापस आ गई और यहाँ आकर उसने अपना निर्णय लिया और निर्णय लेकर युद्ध के थ्रू पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए और पाकिस्तान धमकियां देता रह गया, पाकिस्तान बंदिशें लगाता रह गया, मगर वो नहीं मानी। बाद में रशिया और अमेरिका दोनों कंट्रियों ने समझौता करवाया और उस समझौते के तहत 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो थे, जो घुटनों के बल माफी मांगे हुए अपने हथियार सरेंडर किए हुए बैठे थे, उनको रिलीज करवाया एक मानवता के नाते। वो राजनीति थी। आज की राजनीति अलग है। तो लोग ये कहते थे कि उस वक्त जो है अगर 3 घंटे सीज फायर नहीं होता तो पाकिस्तान का पीओके हमारे अंडर में होता। हमारे गृह मंत्री का एक वीडियो वायरल चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पुरानी गवर्नमेंटें जो थी वो स्वार्थी गवर्नमेंटें थी, उन्होंने देश हित में काम नहीं किया। अगर वो 3 दिन सीज फायर नहीं करते, समझौता नहीं करते, तो आज पाकिस्तान का पीओके हमारे अंडर में होता। तो आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किस बेस पे सरेंडर कर दिया। आज तो आपके पास में हथियार है, आपकी सेना प्रबल है और आपकी सेना में जोश है, देश आपके साथ में है, विपक्ष आपके साथ में है। 1971 में तो जो विपक्ष था वो भी साथ में नहीं था। इसी के साथ साथ में हमारे प्रधानमंत्री साहब पुरानी सरकारों का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो वायरल कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि उसमें कहते हैं कि पहले की सरकारें 1918 का वीडियो है उनका, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे को आता है, ठोक के चले जाता है और हमारे मंत्री और विदेश मंत्री बराक ओबामा के पास में जाकर गिड़गिड़ाते हैं, ये मजाक हो रहा है। और इस तरह से करके वीडियो जो रिलीज हो रहा है,
आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज क्या हो रहा है। उस वक्त तो ऐसा ठीक। हो रहा था तो आपने शो कर दिया, मगर आज की हकीकत बताइए ताकि जनता को पता लगे और जनता जान सके। और टू सर। जी जी। ठीक है कल्याण जी, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी, हमारी सेना ने बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान को नाको चने चबाए और उनको घुटनों पे ला दिया। यानी हमारी सेना ने जी जान से लड़ाई की। उसके बाद हमारी सेना अब भी मुस्तैद है, चारों तरफ एलओसी पे कोई भी चीज को रोकने के लिए सेना मुस्तैद है। हमारी सेना किसी से डरती नहीं है और हमारी सेना जो है अब भारत की सेना घर में घुस के मारेगी पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ने अब कोई हिमाकत की तो। जी स्वामी जी, आप बताएं स्वामी जी, क्या हमारी सेना का मनोबल टूट चुका है सीज फायर से? नहीं, हमारी सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है सीज फायर से। ऊंचा हुआ है। जी और स्वामी जी सही बोले। कह रहे हैं, आपकी मनोबल टूटा नहीं है और ऊंचा हुआ। 71 में भी हमारी सेना ने ही जो है टुकड़े कराए थे, किसी नेता ने नहीं कराए, सेना ने कराए थे। और जी अभी भी हमारी सेना ने जो है उनको चढ़े चबवा दिए हैं। तो ये सेना जी ने ही किया है। अगर कोई नेता कहे मैंने किया, ये बात तो मैं मानता नहीं। अभी भी सेना, अब मोदी जी ने तो साफ कहा कि आप जैसा मर्जी करो, उन्होंने तो ये कहा है ना उनको। तो जी जी ये बात, इसमें संशय करने की कहाँ पर रह गई जरूरत कि भाई संशय हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये जो दंगा गैंग है वो दंगा करना चाहता था कि दंगा हो, आगजनी को, पूरे देश में आतंक फैल जाता, लड़ाइयां होती, तो वो चाहते थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम तो जो है शांति के पक्ष लड़ रहे हैं हमेशा। और शांति से कोई मान जाता है तो उसको इतना इशारा बहुत है पाकिस्तान को कि समझ जा। अगर तूने फिर ये नर्सरी और ये खेती यहाँ बोना फिर शुरू करा तो बस उसका आगे नामो निशान तो मिलेगा ही नहीं कहीं भी। क्योंकि मोदी जी 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 ने साफ साफ कहा है कि कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना हम तीसरे देश की अब बात मानेंगे। क्योंकि हमने दो टूक कह दिया है, आतंकवाद बंद करे, और आतंकवाद अगर फिर कोई ऐसी हरकत हुई तो फिर उसको युद्ध माना जाएगा। ये बातें किसी के दिमाग में अभी तक आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या बात है। तो सबको समझ लेना चाहिए, भारतवासियों को भी। ये कहता हूँ कि ये 1 अरब और 40 करोड़ जो जनता है वो समझ रही है सब। लेकिन बेचैनी उनको हो रही है जिनको ज्यादा वोटों का ध्यान है, वोटों की चिंता ज्यादा है, वो बातें बना रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी हरकत अगर फिर करेगा तो उसको दिखाया जाएगा उसके कितने जो है एयर बेस कितने नष्ट कर दिए हैं। भारत में ये तो नहीं बोल रहे, धन्यवाद नहीं दे रहे कि हमारी सेना ने कुछ नहीं होने दिया भारत में, भारत को रोक दिया। ये भारत की ताकत नहीं समझ रहे हैं कि भारत की ताकत दिखाए, और पाकिस्तान जो है घुटने पे आ गया, रो रहा है, पूरी तरह बिलबिला रहा है और उसको शर्म हो गई है। और भारत के अंदर जो बैठे लोग हैं उनको भी शर्म हो गई है, जो पाकिस्तानी सपोर्टर थे उनको ना अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे वो लोग। तो इसलिए जो है दोनों बातें एक साथ हो गई। अब बात यही है कि अब कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे, बातें बोलेंगे, कुछ करेंगे। लोगों का होता है पब्लिक में, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है, लेकिन अच्छाई की बात यही है कि अब उसको सबक सिखाने, भारत अब चुप नहीं है, भारत ने अब हिम्मत दिखा दी। और भारत ने जो है मिसाइल छोड़ के उसको ये बता दिया कि अगर हरकत करेगा तो हम यही तेरा नतीजा यही होगा, असर यही होगा भविष्य में भी। क्योंकि भारत बख्शेगा नहीं, जी हमारा भारत देश जो है संपन्न है और सक्षम है। और हमारी भी इकोनॉमी को बिगाड़ने की प्लानिंग थी, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी साजिश थी कि भारत को युद्ध में झोंको, भारत युद्ध करे और भारत की इकोनॉमी गिर जाए, ये तीसरे नंबर पे ना आ जाए। ये भी षड्यंत्र था और बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, लेकिन वो नाकामयाब कर दी मोदी जी ने। तो हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी तीसरे नंबर पे 3 साल, 1.5 साल 2 साल में आ जाएगी। तो इसलिए जो है इनको जो है केवल परेशानी होती है, भारत को विकसित देखना नहीं चाहते हैं। ये विकास हो जी रहा है, जी इनका नाम ना हो जाए कहीं, सारे लोग कहेंगे देखो अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा डेवलप हो रहा है भारत हमारा, जो वर्ल्ड में नाम आ रहा है। देखो वर्ल्ड में जो है हमें गिड़गिड़ाना पड़ता था, आज गिड़गिड़ा तो नहीं रहे हैं कम से कम। अब रही बात वो जो WOG जो वो एक संस्था है, उसमें उन्होंने खुद फोन करा, पाकिस्तान ने फोन करके कहा कि अब जो है युद्ध जो है सीज फायर जो है लागू करे
और इसलिए जो है सीट फायर रोक लगे, उस पर रोक लगा दी थी। तो इसलिए जो है पहले उन्होंने फोन करा, हमने किसी को फोन नहीं करा, जिसका मतलब है कि उन्होंने हार मान ली, थक गए और वो थके लोग हैं, इसलिए उन्होंने फोन करा कि हमें बख्शो महाराज, हमें अब माफी दो, बख्शो किसी भी तरह से। तो फोन करने का मतलब ये था। फिर उसके बाद हुई अमेरिका तो बहुत पहले से बीच में, ये तो स्वाभाविक होता है। अगर किसी देश में लड़ाई हो रही थी तो भारत भी तो बोल रहा था बार बार कि भाई बीच में आगे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, हर कोई चाहता है शांति रहे। तो भारत भी कहता था दूसरे देशों को कि भाई झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, शांति रखो, तो अच्छी बात है, युद्ध रोको। ये तो हर कोई कहता है। अमेरिका ने इतना कह दिया, बवाल मचा दिया लोगों ने, ये तो कहा है। लेकिन बात ये है कि सीज फायर का जो समझौता है या आतंकवादियों को सफाया करने का जो समझौता है, वो केवल हमारी भारत सरकार का है, भारत का निर्णय है, वो किसी तीसरे देश का कोई मतलब ही नहीं बनता, चाहे कोई कुछ भी कहे। स्वामी जी आपसे एक सवाल है, क्या पाकिस्तान अपनी भूमि अब आतंकवादियों को इस्तेमाल करने के लिए देगा कि नहीं देगा? जी, बहुत अच्छी प्रश्न आपने रखा, बहुत गंभीर मामला है और ये आगे भविष्य का प्रश्न है आपका। ये बहुत बड़ी बात आपने पूछी है, क्योंकि ये लोगों को जो है, यही तो युद्ध उसको माना गया है, युद्ध की परिधि में रखा गया है। आतंकवाद को कभी युद्ध की परिधि में नहीं मानते थे, ये कहते आतंकवाद हो रहा है, परेशानी हो रही है, हमको जो है धमाके करते हैं तो हम आतंकवादी बोल देते थे। अब हम जो है उसको युद्ध की ललकार समझते हैं। अगर जरा सा छेड़छाड़ पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ने ये हिकमत दिखाई या कुछ भी जरा सा चालाकी करने की कोशिश की, तो उसको युद्ध माना जाएगा और भारत फिर बख्शेगा नहीं। भारत ने कहा कि कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा और हम सुनेंगे भी नहीं किसी की, ये मोदी ने ठान ली है। और ये ना समझे, मोदी के दिमाग में नक्शा पूरा है, वो 13 जो ठिए हैं वो भी खत्म, नष्ट करे जाएंगे, अभी वो 13 ठिए समाप्त करने हैं, उसके बाद होगा युद्ध फिर। जी जी ठीक है स्वामी जी, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। कल्याण जी शायद कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं आपके पर। जी कल्याण जी बोले। देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारी सेना को धन्यवाद देता हूँ कि वो सक्षम है, इसीलिए हम आज सुरक्षित हैं। और जो नेता लोग हैं जो बैठ के कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, वो गलत है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये तो सेना है हमारी, जिसकी वजह से हम सुरक्षित बैठे हैं। और हम बार बार उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो हमारा नुकसान करते हैं और हमारे कोई बात करते हैं और हमारी बेइज्जती करवाते हैं। कहते हैं कि 1971 में, 1999 में और जो एक पुलवामा का जो हमला हुआ था, उस वक्त भी यही कंडीशन और यही शर्तें लागू करी थी और यही जुमले दिए गए थे कि अब इसको अब की बार अगर हमला किया तो हम नेस्त नाबूद कर देंगे, अब की बार हमला किया तो हम नेस्त नाबूद कर देंगे, अब की बार हमला किया तो नेस्त नाबूद कर देंगे। मगर अब की बार ये आता नहीं है इनका। इन्होंने, इनके एक सीएम साहब है जो योगी जी के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने इलेक्शन में वोट मांगने के लिए कहा था कि तीसरी बार मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना दो, मेरा वादा है पीओके आपके अंडर में होगा, भारत के अंडर में होगा। और जैसे ही पीओके आपके अंडर में आने का हुआ और ये धोती खोल के भाग गए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन चाहते क्या है। ये चाहते हैं कि दोबारा वापस हमला हो और फिर हम वापस इस तरह का करें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आतंकवादियों को पनपाने में गवर्नमेंट का हाथ तो नहीं है, कहीं गवर्नमेंट जानबूझकर उन लोगों को शरण तो नहीं दे रही है कि बार बार इस तरह का होता रहे और हमारी सत्ता बची रहे। जब तीसरा देश आपके अंडर में, पूरा पाकिस्तान आपके अंडर में था और सेना ये कह रही थी कि हमको 48 घंटे दे दो, हम पाकिस्तान को साफ कर देंगे और पीओके आपको मिला देंगे, तो आपको क्या जल्दी थी? एक तीसरा आदमी आपको आकर कहते हैं कि सीज फायर कर दो और आप सीज फायर करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या आपकी सेना का कोई नुकसान हो रहा था? आपकी जान माल का कोई नुकसान हो रहा था? क्या आप कोई कमजोर पड़ रहे थे? जो आदमी कमजोर होता है वो आदमी शरण लेता है। हम तो अपर हैंड थे, तो हम अपर हैंड होते हुए भी उनकी बात पे कैसे राजी हो गए और कैसे सरेंडर हो गए, मुझे ये समझ से परे है। जबकि हमारा कोई मकसद हल नहीं हुआ,
हमने जो ये वार स्टार्ट किया था आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया था, न तो हमारे अंडर में वो आतंकवादी आए और न हमारे को उनको पता लगा कि कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों किया था, किसका हाथ था। बड़े बड़े जुमले दिए तो अब मिट्टी में मिला देंगे, जिन्होंने किया है उनको भी, जिन्होंने शरण दी है उनको भी। और जब मौका मिला आपको और सारा देश आपके साथ में था, सब आपके साथ में था, तो आप वहां से धुन दबाकर बजाए, तो ये देश का मनोबल और देश की बेइज्जती करवाने वाला काम है। और मैंने शायद ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी देश का नहीं देखा जो आदमी जीत रहा हो और फिर ये कि सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए। आपने एक बार भी ट्रंप से नहीं कहा कि हमारी ये कंडीशंस है, आप बात करिए। मध्यस्थता करते हैं, सब मध्यस्थता करते हैं, अगर निर्देश कोई नहीं देता। यहाँ पर तो ये कि तीसरे आदमी ने आपको निर्देश किया कि आपको सरेंडर करना है, आपको सीज फायर करना है, और आप राजी हो गए और हमसे तालियां बजवा रहे हो कि वाह वाह साहब बहुत स्ट्रोक मार दिया हमने। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और देश को क्या फायदा हुआ इससे? और आप कहते हैं कि अब अगर वो करेंगे तो अब ये सीधा उल्लंघन माना जाएगा और युद्ध की श्रेणी में आएगा। तो अब तक जो कर रहे थे और बरसों से आप कहते चले आ रहे हैं, वो कहीं में था? वो क्या युद्ध की श्रेणी में नहीं था? या ऐसा युद्ध में नहीं होता कि वो आते हैं, चोरी छुपे आते हैं, मार के चले जाते हैं? और कल भी उन्होंने, कल शाम को भी बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर यहाँ पर ड्रोन भेजे हैं। आपने क्या किया उन ड्रोनों का? आपने उनकी तारीफ करी या उनकी तफ्तीश करी? आप उनकी तफ्तीश तो करते कि ये ड्रोन कहाँ से आए, किसने भेजे, और जब सीज फायर हो गया तो फिर इनका मकसद क्या है? मगर कुछ नहीं, जनता को बताना नहीं चाहते और काम सब करना चाहते हैं, वाहवाही करना चाहते हैं। जनता के नाम पर पोस्टर लगाते हैं, मिलिट्री के नाम पर आप पोस्टर लगाते हैं, वोट मांगते हैं। वोट लगाना आपको याद रहता है, वोट लेना याद रहता है, पोस्टर लगाना याद रहता है, और एक मोदी जी की फोटो और मिलिट्री की कैप और मोदी जी को बहुत बड़ा एक हीरो शो करने की तो आपको याद रहती है। मगर जो परिवार उजड़ गए, जो लोग बाग हताहत हो गए, जो बेगुनाहों को मार दिया गया, 20 आदमी बॉर्डर पे मार दिए गए पाकिस्तान के थ्रू, और आप कहते हो हमने 100 आदमी, 100 आतंकवादी वहां पर उनके मार दिए। तो भाई मारना ही था ना, यहाँ तो निर्दोष मारे जा रहे हैं, वहां तो गुनहगार है। वो गुनहगारों को मारना कोई गुनाह नहीं होता। और अगर आपने 100 मार दिए या 10,000 मार दिए या लाख मार दिए तो भी गलती नहीं है, क्योंकि पहल उन्होंने करी थी और उस पहल का जवाब देना हर आदमी का कर्तव्य होता है। और हमारी सेना सक्षम है, हमारी सेना ने जवाब दिया। इसके लिए मेरी दिल से उनको बधाई है और धन्यवाद है, और मैं ठीक है, सारी सेना को सैल्यूट करता हूँ। जी जी ठीक है कल्याण जी, ठीक है कल्याण जी। कल्याण जी, स्वामी जी आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपके बातों का जवाब देना चाहते हैं। कल्याण जी, स्वामी जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे आपकी पूरी प्रवचन को। स्वामी जी बताएं। जी जी ये कल्याण जी का दौरा चरित्र तो मेरे को हंसी आ रहा है इनके दौरे विचार देख के कि ये कल भी डिप्टी में कह रहे थे नुकसान हो गया, जनहानि हो गई, बहुत वो हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले का बयान क्या था इनका कि क्यों ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, क्यों मोदी ने बंद कर दिया, क्यों सीज फायर पर कर दी। और ये बातें ये कह रहे हैं, तो ये डबल मार करते हैं। उधर जो है ये दोहरी बात कर रहे हैं। तो सच किस बात में है इनका कुछ पता अभी तक नहीं लग रहा है हमको। तो अभी कह रहे, अब फिर आज अभी थोड़ी देर पहले ये बोले, अभी दोहरा रहे हैं कि यहाँ इतना नुकसान हो गया, यहाँ ये हो गया। तो इसलिए तो इसी बात के लिए तो विपक्ष को साथ में ले जाता है कि डिस्टर्बबाजी न करें, ये न कहीं नुकसान हो गया, क्या हो गया, कैसा। अभी तो युद्ध है, तो युद्ध में तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब ये चीजें इस गणित और आंकड़ा जोड़ने की जरूरत अभी नहीं है। अभी तो मामला जो है, जो ठंडा नहीं पड़ा, तो उसको उकेर रहे हैं। थोड़ी देर पहले बोले कि ऐसा कुछ यहाँ जनहानि नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। जी आ रहा हूँ आपके पास कल्याण जी, आ रहा हूँ कल्याण जी, आ रहा हूँ। ये डबल मार कर रहे हैं, दोहरा चरित्र है। तो ये तो ऐसा लगता है कि ये मौका को हथियार बना रहे हैं। तो ये स्पष्ट बात और सच को कहना चाहिए, स्पष्ट बातों को जो है रखना चाहिए डिबेट में।
तो हमारा कहना ये है कि अभी हमारा जो प्लानिंग आगे का है, आगे का प्लानिंग ये है कि सीज फायर जो है वो भले सीज फायर वो किया गया है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। उसको फायर को सीज किया, सीज फायर का मतलब है उसको रोक देना, फायरिंग को रोक देना। तो सीज माने बंद कर देना, सील कर देना। तो ऐसा है कि जब ये कर दिया है तो उसके बाद हमारा जो इरादा है, हमारा जो लक्ष्य है, हम लक्ष्य से अगर मुकर जाए कि नहीं अब आतंकवादियों का कोई मामला नहीं रहेगा और सीज फायर से कोई अब संबंध ही नहीं होगा, ऐसा हमारा कोई जबान नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई लिखित नहीं है, कोई दावा नहीं है। हम तो अभी भी बार बार यही बोल रहे हैं कि ऐसा जना वो मौका करे और कुछ ऐसी हरकत पकड़ी जाए, कोई वो घुसपैठी मिले और यहाँ कुछ ऐसा पाया जाए तो वो छोड़ेंगे तो नहीं। ये तो अभी 9 अड्डे जब बताए ना वो जो पूर्ण करने हैं वो काम, मिशन अभी अधूरा तो है। हमने तो नहीं कहा मिशन हमारा पूरा हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि मिशन पूरा हो गया तब आपको बोलना चाहिए, तब आपको विपक्ष को बिलबिलाना चाहिए। वो बिना बात बिलबिला रहे हैं। अभी तो हमारा जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, उसको करना है। ठीक है कल्याण मिशन तो है। स्वामी जी, कल्याण जी से जवाब भी ले लें, कल्याण जी से जवाब भी ले लें जरा। हाँ कल्याण जी बोले। देखिए, मैं स्वामी जी को वो याद दिला दूं कि दोगलापन किसे कहते हैं। 22 तारीख को 22 अप्रैल को हमला हुआ और सारा देश जो है क्रोधित हुआ और मोदी जी ने गृह मंत्री की और हमारे तीनों सेना नायकों की मीटिंग बुलाई। उसके बाद में फिर विपक्ष को बुलाया और सलाह ली और सबने कहा कि इसको सबक सिखाना अति आवश्यक है और हमारी सेना को खुली छूट दी गई और हमारी सेना ने दोहराए नहीं, हमारी सेना ने उनको सबक सिखाया और उनके आतंकवादी अड्डों को उड़ाया और सारा काम किया। तो जब आप हमला करने से पहले या कोई कार्रवाई करने से पहले तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष को बुलाते हो, गृह मंत्री को बुलाते हो, आप रक्षा मंत्री को बुलाते हो, विपक्ष के एलओपी को बुलाते हो, सलाह करते हो, तो समझौता करते वक्त आपने कैसे समझौता कर लिया? किसको बुलाया? न तो आपने रक्षा मंत्री से बात करी, न गृह मंत्री से बात करी और खाली आपने एक दूसरा आदमी कह दिया, आपने हम यहाँ मिला के समझौता कर लिया। तो ये क्या, ये होती है दोगलापना। इसे कहते हैं दोगली नीति कि आपने सबका सर नीचा करवा दिया, सबकी बेइज्जती करवा दी, इसको दोगलापना कहते हैं। आपने किस बेस पे आपने हाँ कर दी? आपने किसी अपने मंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से या विपक्ष के किसी नेता से या फिर आपके जो सेना के जो तीनों नायक हैं, सेनाधिकारी है, उनसे कितने सलाह ली आपने? तो आप समझौता करने के लिए तैयार है, मगर जब युद्ध के लिए तैयार होते हैं और हमला करने के लिए जाते हैं तो सबको भागीदार बनाते हैं ताकि सब, अगर कोई नुकसान हो जाए या कोई कैजुअलिटी हो जाए तो सब दोषी हो जाए और आप बरी हो जाए कि साहब मैंने तो सबसे सलाह लेकर फिर बाद में युद्ध छेड़ा था। तो जब युद्ध छेड़ने से पहले आप सलाह लेते हो तो युद्ध रोकने से पहले आपने सलाह क्यों नहीं ली? तो ये होता है दोगलापन, क्योंकि आदमी अपने स्वार्थ को देखता है और अपनी वाहवाही देखता है। तो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो विपक्ष को नहीं चाहते कि क्रेडिट मिले, सेना को नहीं चाहते कि क्रेडिट मिले, या अपने आदमियों को चाहते हैं, अपने गृह मंत्री को चाहते हैं या रक्षा मंत्री को चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले। सारी क्रेडिट वही लेना चाहता है एक ही आदमी। और फिर उसको अगर मान लो सीज फायर करना था तो खुद आते और जैसे मन की बात करते हैं, हर महीने हर साल में मन की बात करते हैं, तो लोगों को आके मन की बात कहते हैं कि मेरे मन की बात ये है, मेरे को ट्रंप जी ने ये कहा है और मैं अब सीज फायर करने जा रहा हूँ। नोटबंदी के लिए आते हैं, नोटबंदी 8 बजे आते हैं और नोटबंदी करके चले जाते हैं। ऐसे ही आप आए और ट्रंप जी ने कहा और आप सीज फायर करके चले गए। आपने तमाशा बना दिया इसको, सारे देश की, सारे सेना की और सारे जितने भी लोग बातें सबका सर शर्म से झुका दिया। तो मैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं मानता। आप भले से उसकी कसीदे पढ़ते रहो, मगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी नजर में ऐसा आदमी जो बिना सलाह के इस तरह का काम करता है वो सबसे निकृष्ट आदमी, सबसे घटिया आदमी और स्वार्थी आदमी होता है। जी स्वामी जी बोले, स्वामी जी बोले स्वामी जी बोले। पार्टी का आपको देशवासियों से सवाल लेने चाहिए,
स्वामी जी बोले बोले ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। 3 सत्र लगे हैं, एक रात में 3 सत्र लगे, 1-1.5 बजे तक बैठक हो रही थी। तब इनको याद नहीं है, वो ऐसे मनगढ़ंत बोल रहे हैं कि कोई सलाह नहीं हुई है। कौन कह रहा है नहीं सलाह हुई है? सभी सलाहकारों की किससे सलाह सलाह होने के पूरे कैबिनेट वहां पर हाजिर किससे था। सलाह करे? रक्षा मंत्री तीनों जो है वहां सीकर के अध्यक्ष, थल सेना, नौ सेना, जल सेना के अध्यक्ष थे और बैठक हुई थी। तो उनके बिना सलाह के वो अगर प्रमाणित कर दे, सेना कह दे कि हमसे सलाह नहीं ली, तब आप बोल सकते हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि सलाह नहीं ली? सबको सलाह में मशवरा एक साथ आपने करके बैठक हुई किससे है ली सलाह? और बैठक करने के बाद फाइनल हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा या उन्होंने कहा। उन्होंने सबको बुलाया। प्रधानमंत्री जी अकेले कोई निर्णय नहीं लेते, वो बहुत बारीकी से काम करते हैं। आप अब बताइए उधर तो हम किससे ली बोले, सलाह? अब ये चाहते हैं कि 71 का श्रेय इंदिरा गांधी को मिले और मोदी का कहीं नाम ना हो जाए। इनको परेशानी वो है, बीमारी वो है, ज्यादा तकलीफ और कुछ नहीं है। इलाज इनका इंदिरा अच्छे से कुछ गांधी मांगते मिलेगा हैं। सर? देश में इस तरह की बातें नहीं करनी इंदिरा चाहिए। अभी रक्षा का मामला है, देश का मिलेगा मामला है। अब आप लोग जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करने में लगे हैं बार बार। ये गलत बात है आपकी कि देश के खिलाफ बात कर रहे हो हर ये हमेशा। गलत 24 बात है। घंटे वही बात आपकी। सपोर्ट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को मोदी बचा से रहे हो। नफरत, में मोदी से नफरत है तो देश का बदनाम क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक व्यक्ति से नफरत है तो देश की आलोचना बताने कर रहे कितने हो आप। गलत बात है, गलत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की निंदा नहीं करनी चाहिए, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। अभी तो लोग एक हो रहे हैं तो आप जो है नुक्ताचीनी कर रहे हैं बार बार, जबकि कोई अर्थ नहीं है आपकी बातों का, कोई एंड नहीं है। देखना बाद में निष्कर्ष निकलेगा, आप खुद थकेंगे। मैंने चैलेंज दे रहा हूँ। और आप जो जितनी बात कर रहे हो ये सब आपकी बातें झूठी है कि उसने सलाह नहीं ली, ऐसा नहीं किया। ये प्रमाणित है, मैं वीडियो भेजूंगा अभी आपको। मैं बैठकों की वीडियो आप भेजूंगा जितनी तारीख से आप मांगेंगे। गृह मंत्रालय में और जो पीएमओ इंडिया में बैठकें हुई है, पीएमओ इंडिया में इतनी बैठक उन्होंने की है, बिना सलाह के कोई काम मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी अपने आप अकेले कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पूरे भारत की सलाह मशवरा लेके विपक्ष को एक करके उन्होंने ये काम आरंभ किया था। इसीलिए देश का मामला है। हमारे कर्नल जो रिटायर स्वामी जी सुने क्या कह, स्वामी जी जरा सुने कल्याण जी क्या कह रहे हैं। स्वामी जी सुने, हमारे जी कल्याण जी। रिटायर्ड जो जनरल है या कर्नल है और जो अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए और रक्षा विभाग से रिटायर हुए, आप उनके स्टेटमेंट सुनो। हो सकता है आपको बुरा लगे, मैं तो विपक्ष में हूँ, कांग्रेस का आदमी हूँ, इसलिए मेरी बातें बुरी लग रही है, मगर वो तो किसी पार्टी के नहीं है, वो सेना के हैं और सेना से संबंधित रखते हैं। और आपसे और हमसे ज्यादा नॉलेज है सेना की उनको, क्या युद्ध में क्या होता है, युद्ध में किस तरह से काम किया जाता है। उन आदमियों का आप स्टेटमेंट सुने, वो धिक्कार रहे हैं मोदी को, वो लानत भेज रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने कायर प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जिसने ये कि विदेशी सपोर्टर होंगे, पाकिस्तानियों के सपोर्टर थे जो कह रहे थे कि हम फौज से वापस आ जाएंगे, हम छोड़ देंगे फौज में। खालिस्तानियों के साथ सपोर्ट कर रहे थे ऐसे लोग, समझ रहे हो, और मरेंगे वही फौज में। ये भी बात पक्की है। या आप क्या बात कर रहे हो? जो लोग इस वक्त देश की निंदा कर रहे हैं, बिल्कुल वो बॉर्डर पे भी कहीं ना कहीं उनका कोई भूल मिल रहा है। और आप समझ लीजिए हमारी बात कि देश के साथ उन गद्दारों को सबक सिखाया जाएगा। कोई भी रहा होगा, चाहे सिविलियन रहा होगा, चाहे कोई भी रहा होगा, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। साफ सी बात है, बिल्कुल हमारा कल्याण जी, स्वामी जी, स्वामी जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।